हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आज आपका स्वागत है। और आज जो है 12th क्लास में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है थर्ड विद्युत धारा, इसके पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं, उन्हें आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। 12th क्लास यूपी बोर्ड फिजिक्स में आज जो है इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा है, हम जानते हैं आपने निकाला था अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध निकाला था आपने लास्ट में, आप देख सकते हो। तो हम जानते हैं क्या कि I बराबर होता है NEAVD। ये हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कल, ठीक है। I बराबर क्या होता है NEAVD। N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, A क्षेत्रफल है, VD क्या है आपका अनुगमन वेग और I धारा है। ये हमने कल प्रूव किया था। अब हमें निकालना है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है आपने पढ़ा है, क्या होता है धारा घनत्व? धारा घनत्व होता है, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था J बराबर होता है I/E। ये धारा घनत्व है। तो J इक्वल I की वैल्यू ये है NEAVD और अपॉन में क्या है A से A आपका कैंसल। तो J इक्वल क्या होता है बोलिए NEVD। ये होता है J और VD में संबंध। धारा घनत्व J और अनुगमन वेग VD में संबंध क्या होता है? J बराबर NEVD। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, लेकिन अगर ये टॉपिक 3 नंबर में आता है तो आपको इतना नहीं करना है। जो आपने लास्ट वीडियो में अनुगमन वेग और धारा में जो संबंध निकाला था, पहले ये दिखाना पड़ेगा आपको करके, आपने किया था, फिर उसके बाद में ये लिखना है। अगर ज्यादा नंबर में आता, अगर 1 या 2 नंबर में आता, आपको केवल ये दिखाना है, ठीक है। तो ये है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। इसके बाद आपका जो टॉपिक है, आप पढ़ के भी आए थे 10th क्लास में, उस टॉपिक को क्या था मैंने आपको बताया था, प्रतिरोध होते हैं और प्रतिरोधों का आपका संयोजन भी होता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन बहुत से बच्चों के याद भी होगा कि प्रतिरोधों के यदि श्रेणी क्रम में संयोजन होता है तो उसका क्या सूत्र होता है परिणामी प्रतिरोध का? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पता है सभी को? तो ये अब हमें यहां प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं ये आपके 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। ये 3 प्रतिरोधों को आपने R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और ये आपने एक बैटरी V वोल्ट की बैटरी से इन्हें कनेक्ट किया। क्लियर? अब जो धारा आपकी जाती है, ये इस बैटरी से आप जानते हो जो धारा बहती है बैटरी में -2 प्लस डायरेक्शन में बहती है। तो ये होगी धारा की दिशा I। ये I एम्पीयर की धारा इसके अंदर बहती है और आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको लिखना है इसकी लैंग्वेज। तो आप लिखोगे माना R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, क्या है इसकी विशेषता? अगर प्रतिरोध यहां पे तो हमने 3 दिखाए हैं, आपकी मर्जी है 4, 5 कितने भी प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में जोड़कर डेरिवेशन इसकी प्रूव कर सकते हो। तो रूल क्या है? नंबर 1,
यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो सभी में समान धारा बहती है, यानी कि सभी में धारा कितनी होगी, I। तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। ये आपको याद रखना है। अगर आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो उन सभी में धारा कैसी होगी, समान। परंतु यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो उनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है। तो इसके सिरे पर विभवांतर मान लेते हैं V1, इसके सिरे पर विभवांतर V2 और इसके सिरे पर विभवांतर क्या है, V3। तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, असमान होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 2, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होता है। अगर श्रेणी क्रम में आपके प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है और धारा कैसी बहती है, सभी में समान। तो आपका जो विभवांतर है ये कितने भागों में बटा है, 3 भागों में। अगर हम इन तीनों V1 प्लस V2 V3 को प्लस करते हो तो वो किसके इक्वल होगा, V, परिणामी विभवांतर। तो जो परिणामी V है वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। क्लियर। और मान लेते हैं इस पूरे परिपथ का, ये जो टोटल सर्किट है इसका परिणामी प्रतिरोध है R। तो माना संपूर्ण परिपथ का परिणामी प्रतिरोध R है। इस पूरे परिपथ का, इस पूरे सर्किट का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का परिणामी प्रतिरोध R है। हम जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V इक्वल क्या होता है, IR। तो बोलिए इस V के प्लेस पर IR, इस V के प्लेस पर IR, इस V के प्लेस पर IR, इस V के प्लेस पर भी IR। बट ये तो परिणामी विभवांतर है, तो परिणामी प्रतिरोध आपका आता है, धारा तो समय समान ही होती है, धारा तो समय सेम होगी। बट इस परिणामी विभवांतर के लिए परिणामी प्रतिरोध हुआ। ये जो आपका V1 है ये कौन से प्रतिरोध पर है, R1 पे। तो यहां पे आप क्या लोगे, R1। ये जो V2 है ये कौन से प्रतिरोध पर है, R2। तो यहां पे आप R2 लोगे, यहां पे क्या लोगे आप, R3। धारा समान होगी। अब आप देखते हो इसमें आपकी I क्या है, कॉमन है। तो IR इक्वल I कॉमन लेने के बाद यहां पर आपका आता है R1 प्लस यहां पे आता है R2 और यहां पे आता है आपका R3। I से I कैंसल, तो क्या आता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यदि आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ये होता है उनका परिणामी प्रतिरोध। इन्हें आप नोट्स कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो आपने मान लेते हैं ये आपके 3 प्रतिरोध हैं, ये 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3। इन्हें हमने एक बैटरी से V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें धारा बहती है I एम्पियर इस बैटरी के द्वारा। और आप जानते हो ये 3 प्रतिरोध हैं आपके R1, R2 और R3। और ये तीनों प्रतिरोध A और B टर्मिनल के बिटवीन आपने जोड़े गए हैं। तो आपको याद रखना है, अब यहां पर यदि प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में है तो ये जो धारा आपकी आती है ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3।
इसमें अलग और इसमें अलग, यानी कि यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनमें धारा कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। तो इसमें धारा मान लेते हैं I1, इसमें मान लेते हैं I2 और इसमें मान लेते हैं I3। तो धारा अलग होगी, परंतु क्योंकि तीनों तार A और B टर्मिनल के बीच जुड़े हुए हैं, और जब टर्मिनल सेम तो विभवांतर भी सेम होगा, क्योंकि तीनों तार A और B के बीच जुड़े हुए हैं, और जब तीनों तार कितने भी प्रतिरोध सेम टर्मिनल के बीच में जुड़े हुए हैं तो उनका आपका जो विभवांतर होगा सभी पे कैसा होगा, समान होगा। तो इसमें आपका विभवांतर समान होगा, धारा कैसी होगी, अलग अलग, जबकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग। तो देखते हो, माना R1 R2 व R3, अब आपका श्रेणी क्रम नहीं है, क्या है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम लिखोगे यहां पर, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में समान धारा नहीं, धारा कैसी होती है, भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है, भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है, धारा अलग अलग होगी। और समांतर क्रम में आप लिखोगे इसमें, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर कैसा होता है, समान, विभवांतर समान होता है। ये अंतर है दोनों में। तो आपने क्या देखा कि जो धारा आपने इस बैटरी से आई दी, ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है, I1, I2 और I3। तो अगर आप कुल धारा निकालना चाहते हो तो कुल धारा कैसे निकालोगे, कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इनके योग के बराबर। और मान लेते हैं इस पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध R है जो आपको निकालना है। तो माना परिणामी प्रतिरोध R है, तो बोलिए, आप जानते हो ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर होता है V अपॉन R। ठीक है, यही होता है। तो यहां पर आप देते हो I के प्लेस पर ये परिणामी धारा है, तो परिणामी प्रतिरोध और परिणामी विभवांतर ही आप लोगे। तो बोलिए I के प्लेस पर क्या आएगा, V अपॉन R। I1 के प्लेस पर V तो सेम है, तो V अपॉन R। I1 कौन से प्रतिरोध में है, R1 में, प्लस I2 कौन से प्रतिरोध में है, R2, तो V अपॉन R2, और I3 कौन से प्रतिरोध में है, R3 में, तो V अपॉन R3। आप देखते हो V अपॉन R क्या कॉमन है, कॉमन है आपका V। तो V कॉमन लेने के बाद आपका बचता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। V से V आपका कैंसल, तो 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आता है परिणामी प्रतिरोध, यदि प्रतिरोध आपके कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो इसे नोट्स कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। ठीक है, तो क्या होता है, आप देख रहे हो विद्युत ऊर्जा जूल का नियम क्या है आपका। आपने देखा कोई भी चालक है, मतलब आपका हीटर है, आपका प्रेस है, आप ये बल्ब देख रहे हो, ये बल्ब है, इसमें आप क्या प्रवाहित कर रहे हो, आवेश, बिजली, धारा। और धारा प्रवाहित करने से यहां से क्या निकल रही है, क्या निकलती है हीटर से, उष्मा निकलती है, उष्मा। ठीक है, यही क्या है, जूल का नियम है। अभी मैं जूल का नियम बताऊंगा तुम्हें बस क्लियर कि इस घटना को क्या बोलते हैं और ये ऊर्जा क्या होती है। जब आप किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उसमें से उष्मा निकलने लगती है, और इसे हम बोलते हैं जूल ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोलते हैं, जूल ऊष्मीय प्रभाव, और इस उष्मा को बोलते हैं जूल उष्मा। ठीक है, तो क्या होगा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है,
प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलने लगती है। तो ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इसे बोलते हैं जूल ऊष्मीय प्रभाव, जिसे जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, जिसे जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और जो ऊष्मा उसमें से निकलती है, हीट, उसे कहते हैं जूल ऊष्मा। तथा इस ऊष्मा को क्या कहते हैं, जूल ऊष्मा कहते हैं। ये ऊष्मा कहलाती है जूल ऊष्मा। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई चालक आपके पास है, कोई चालक है, कोई तार है, हीटर है, कुछ ही मानो। तो मान लेते हैं, माना किसी चालक के सिरों पर विभवांतर कितना है, सिरों पर विभवांतर है V, उसके सिरों पर विभवांतर क्या है V, और उसमें हमने डेल टी समय में डेल क्यू, जब समय कम होगा तो आवेश भी कम ही होगा, और समय ज्यादा होगा तो आवेश ज्यादा होगा, और आवेश ज्यादा होगा तो कार्य ज्यादा होगा, और आवेश कम होगा तो कार्य भी कम ही होगा। तो मान लेते हैं कि माना डेल टी समय में जो चालक है, समय में चालक में प्रवाहित आवेश, चालक में प्रवाहित आवेश कितना होगा, जब समय कम तो आवेश भी हमने डी क्यू लिया। ठीक है, आवेश, जब आवेश कम होगा तो जो आप आवेश प्रवाहित, तो वो कार्य भी कैसे, कार्य भी चालक द्वारा किया गया कार्य भी कैसे होगा, कम ही होगा, तो वो कार्य भी डी डब्ल्यू होगा। और कार्य क्या होता है बताइए, कार्य क्या पढ़ाया आपने, कार्य आपने पढ़ाया V इक्वल होता है W अपॉन Q। तो बोलो कार्य क्या हुआ, V इंटू क्यू। तो V मैंने बताया आपका V है, लेकिन Q कितना है आपका DQ, कार्य स्मॉल होगा आपका। क्लियर। अब मान लेते हैं चालक में धारा कितनी है I, तो चालक में धारा आपको निकालनी है, तो चालक में धारा क्या होगी, I बराबर आपने पढ़ाया Q, क्या पढ़ाया, Q बराबर होता है IT, पढ़ाया आपने। तो बोलो धारा क्या होगी, Q अपॉन IT, T। क्लियर। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई यहां पर, तो बोलो DQ इक्वल क्या हुआ IT। तो ये DQ की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में आप पुट कीजिए, या DT लिया था आप DT लिख सकते हो, DT लिखो, DT स्मॉल कर रहे हो ना आप, तो यहां पर आप इस DQ की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो DQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो DW समीकरण 1 DW इसे हटा देते हैं, इक्वल बोलिए V और DQ के प्लेस पर IDT, तो क्या होगा VIDT, इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब हम ये मान लेते हैं कि जो आपका T समय तक कंटिन्यू नियत धारा बह रही है उस चालक में, तो मान लेते हैं माना T समय तक है ना, क्या नियत धारा I बहती है। अब धारा आपकी कंटिन्यू नियत धारा है, चेंज ही नहीं हो रही, तो बोलो आप क्या लिखोगे फिर, कुल कार्य W होगा किसके, समीजन ऑफ VIDT, और VIDT समीजन ऑफ सब नियत धारा है, तो आप लिखोगे VIT। तो ये आपका कार्य है, और ये ऊष्मा है, और यही किसके रूप में संचित होती है, ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो यह आपका फॉर्मूला है, यह ऊष्मा ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला ये है आपका ऊर्जा का।
ठीक है, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है, W बराबर VIT। कार्य ऊर्जा एक ही बात है। अब आप जानते हो V इक्वल क्या होता है, IR। तो यहां पर V के प्लेस पर IR रखना, तो V के प्लेस पर IR इंटू I इंटू T, तो W इक्वल I की I में मल्टीप्लाई होगी, I स्क्वायर RT। और भी बहुत फॉर्मूला बन जाते हैं। आप ओम का नियम अगर आप यूज करोगे, V इक्वल होता है क्या, IR, और I के R के प्लेस पे भी आप पुट करोगे तो और बहुत फॉर्मूला बन जाते हैं इसमें। ठीक है, वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड है कि आपको करना है। अब ये अगर आप इसमें ऊर्जा यही है, आपको ऊर्जा के रूप में दिखाना है, तो आपको ध्यान रखना उष्मा निकालनी है, तो आप लिखना उष्मा, जो W आया है 4 पॉइंट, ये जूल में आती है, किस में आती है, जूल में। और अगर आपको इसे उष्मा में कन्वर्ट करना है, यानी कि कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको 4.2 से भाग देना पड़ेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैलोरी में, यानी कि Q इक्वल I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी। क्योंकि हम जानते हैं एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो ये अब यहां से आप देखते हो, इसमें जो पॉइंट निकल के आते हैं, ये जगह देखता हूं मैं कहां पे करता हूं इसे, देखो यहां पे आपके मैं पॉइंट लिखता हूं, जो पॉइंट आपके निकल के आते हैं इसमें, वो 3 पॉइंट इसमें है। आपको लिखना है जूल का नियम। तो फर्स्ट क्या है, जूल के नियम लिखने हैं आपको। तो फर्स्ट क्या है, जो आपकी ऊर्जा है वह धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ऊर्जा W अनुक्रमानुपाती होती है धारा के वर्ग के, ये पहला नियम है। यानी कि जितनी ज्यादा धारा आप प्रवाहित करोगे उतना ही ज्यादा कार्य होगा, उतनी ही ज्यादा उष्मा निकलेगी। अगर हीटर में कम धारा जा रही है ना, कम बिजली जा रही है, तो हीटर भी कम उष्मा निकालेगा। और अगर आप धारा ज्यादा दोगे, बिजली ज्यादा दोगे, तो उष्मा ज्यादा निकलती है। तो ये पॉइंट आप हिंदी में चाहो लिख लेना, लैंग्वेज में चाहो लिख लेना कि उष्मा ऊर्जा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम है, बहुत स्कूलों में ये चीज पढ़ाई नहीं जाएंगी, ध्यान रखना। तुमने पढ़ी ये चीज, ठीक, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा नियम है, जो आपने W है वो प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती है। यानी कि W अनुक्रमानुपाती R, जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उष्मा उतनी ही ज्यादा उत्पन्न होगी, कार्य उतना ही ज्यादा होगा। आई बात समझ में? यानी कि प्रतिरोध ज्यादा कब होगा, अधिक कब होगा, जब तार पतला होगा। ठीक है। नंबर 3, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, समय के, यानी कि W अनुक्रमानुपाती T। जितने ज्यादा समय के लिए धारा बहेगी, आप खुद लगा लो, पंखा आप 1 मिनट चलाओ और 1 मिनट चलाओ, और एक पंखा खुद 1 घंटा चलाओ, 2 घंटे चलाओ, 3 घंटे चलाओ, कौन सा ज्यादा गर्म होगा, जो ज्यादा टाइम तक चलेगा, जो ज्यादा टाइम तक यूज होगा वो गर्म ज्यादा होगा। इसका मतलब है उसमें से उष्मा ज्यादा निकलती है, तो आपके समय के भी अनुक्रमानुपाती होगी। तो ये आपका जूल का नियम है, इसे नोट्स कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।